नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में वोटिंग से कुछ ही दिन पहले सियासी लड़ाई अब योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर आकर टिक गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने योगी के बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन करते हुए महाविकास आघाड़ी पर हमला किया। फडणवीस ने कहा कि इतिहास गवाह है कि देश जब जब बटा है तब तब गुलाम हुआ है। इसके साथ ही फडणवीस ने एमबीए पर कई वार किए। उन्होंने कहा कि एमबीए तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। उदाहरण उलेमा बोर्ड की उन्होंने दी, जिसमें 17 मांगों की बात उलेमा बोर्ड ने रखी थी। एमबीए को समर्थन देने की एवज में उलेमा बोर्ड ने यह मांगे रखी थी और जिन्हें कांग्रेस की तरफ से मान लिया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हरियाणा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी योगी के इस नारे का असर देखने को मिलेगा? क्या महाराष्ट्र में हिंदू जातियों में नहीं बटकर एक तरफा बीजेपी को वोट करेगा? सवाल यह भी है कि क्या योगी के नारे से एमबीए में हड़कंप मच गया है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए उलेमा बोर्ड की मांगों पर विचार करने की बात कही गई? क्या महाविकास आघाड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर महाराष्ट्र का चुनाव जीतना चाह रही है? इसी पर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। ये महाविकास आघाड़ी है। हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा है। महाराष्ट्र चुनावों की रणभेरी बच चुकी है। 20 नवंबर को यहां विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं और उससे पहले चुनावी प्रचार के दौरान योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने नई सियासी गर्मी पैदा कर दी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस योगी के इस नारे के समर्थन में उतर आए हैं और महाराष्ट्र की जनता को देश का इतिहास याद दिलाया। इतना ही नहीं, फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर हमला बोलते हुए उन्हें उलेमाओं का तलवे चाटने वाला करार दिया। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? आज देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं, मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। योगी के बटेंगे और कटेंगे के नारे का समर्थन हुआ तो इस नारे से महाविकास आघाड़ी के खेमे में खलबली मच गई। क्या उद्धव ठाकरे और क्या संजय राउत, एक एक कर सबके बयान आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये महाराष्ट्र लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। वहीं संजय राउत ने इस नारे का विरोध करते हुए पीएम मोदी पर हमला किया और महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में महायुति से ज्यादा सेफ बताया। प्रधानमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता विश्वास नहीं रखती। ये महाविकास आघाड़ी है। हम तीनों एक साथ है, हम एक है और आपसे ज्यादा सेफ है महाराष्ट्र में। लुटेंगे और बांटेंगे, म्हणजे महाराष्ट्र लुटेंगे आणि दोस्तों को बांटेंगे, ही यांची खरी घोषणा आहे। बटेंगे या कटेंगे वगैरे नाहीये। महाराष्ट्राला लुटणार आणि आमच्या म्हणजे त्यांच्या दोस्तांना वाटणार, वाटायचा, लुटायचा आणि वाटायचा। उद्धव और संजय राउत के इस बयान के बाद सवाल ये कि क्या महाविकास आघाड़ी को बटेंगे तो कटेंगे नारे में हार का डर दिखाई दे रहा है? क्या एमबीए को डर है
कि अगर चुनाव में योगी का नारा चला तो वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, या फिर विरोधी पार्टियों को इस बात की आशंका है कि अगर इस नारे के बाद महाराष्ट्र में हिंदुओं ने एक तरफा वोट किया तो उनका जातियों में बांटने वाला कार्ड काम नहीं कर पाएगा। वैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर महायुति में भी दरार देखने को मिल रही है। अजित पवार से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में इस नारे का असर नहीं होगा क्योंकि ये सब नॉर्थ में चलता है। अजित पवार के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले, अजित पवार काफी वक्त तक एंटी हिंदू विचारधारा रखने वाले दल में रहे, इसलिए उन्हें इस नारे का असली मतलब समझने में वक्त लगेगा। तो हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में अब लड़ाई कटेंगे तो बटेंगे से लेकर उलेमाओं के तलवे चाटने पर आ गई है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र जीतने के लिए अब योगी के नारे से डरकर विपक्ष मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण की सियासत कर रहा है। सवाल यह कि बटेंगे तो कटेंगे के नारे से डरकर विपक्ष लूटेंगे और दोस्तों को देंगे जैसा नारा लगा रहा है। सवाल यह कि जब महाराष्ट्र और पूरे देश में हिंदुओं को एक करने की बात कही जा रही है तो इससे विपक्ष को आखिर दिक्कत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे के नारे से महाविकास आघाड़ी घबरा गया है और इसीलिए जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति महाविकास आघाड़ी कर रहा है। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीडी सिंह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हैं, विक्रम यादव हैं उद्धव गुट से हमारे साथ, और सीमा मलिक हैं प्रवक्ता एनसीपी से। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सीमा मलिक, क्या बटेंगे तो कटेंगे से आप लोग घबरा गई हैं? और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप लोगों ने तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की भाषा है कि तलवे चाटने शुरू कर रहे हैं या कि मैंने तो कभी सभ्य समाज में ऐसी भाषा सुनी नहीं। और देखिए, जहाँ तक आपको लग रहा है कि ये बटेंगे तो कटेंगे से हम घबरा गए, इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद घबराने की जरूरत जो जिन लोगों ने ये नारा दिया है और जो मुख्यमंत्री यहाँ आकर बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और देखिए, एक मुझे तो बल्कि बड़ी शर्म आती है ऐसे नारे लगाते हुए बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, ये जो आज बीजेपी है वो कभी भी हिंदू राष्ट्र बटेंगे तो कटेंगे नारे में शर्म की क्या बात? मतलब मेरे हिंदू हित के लिए बोलते हैं, राष्ट्र हित के लिए कभी नहीं। सीमा जी, बटेंगे तो कटेंगे नारे में शर्म की क्या बात? चाहते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे, हाँ वही बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं उन्हीं से आज हमें यहाँ पर थ्रेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है। या हिंदू जो है, इस नारे को आप कैसे ले रही हैं और कैसे समझा रही हैं? मुझे तो ये नारा ऐसे भी समझ में आता है कि बटना नहीं है, एक साथ रहना है। मैं जन्म से यहाँ रह रही हूँ। एक चीज मुझे बताइए ना, देखा कि हिंदू सीमा मलिक, इस नारे को तो ऐसे लेना चाहिए कि देश में बटना नहीं है जी। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो स्पष्ट नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और लगातार बीजेपी की तरफ से ये नारा सामने आ रहा है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ यहां पर हैं। राकेश त्रिपाठी,
क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोग इसलिए दे रहे हैं कि देश बट जाए, और इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी बौखला गया है और वो उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं? कोई नहीं बौखला है सर, कोई नहीं बौखला है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जागृत करने के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए है, और बांटने की साजिशें कौन कौन रचता रहा है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पहले क्षेत्रीय दल ये काम किया करते थे विशेष तौर पर, लेकिन पिछले 7 दिनों में हमने देखा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, देश की पुरानी बड़ी पार्टी है, और अपनी हर चुनावी रैली में उनके पास केवल सिंगल पॉइंट एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा वो जाति जाति और केवल जाति। पत्रकारों की भी जाति पूछने लगते हैं। जाति के आधार पर देश को विभाजित करने का एक गहरा षड्यंत्र हो रहा था, और इस षड्यंत्र के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। यह ऐतिहासिक सच्चाई है। इस सच्चाई को आंखें मूंद लेने से यह सच्चाई छुप नहीं जाएगी। सच यह है कि इस देश का विभाजन इसी तरह की भावना के आधार पर हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि अगर सारी रियासतें एक होती तो ना मुगल हम पर कभी आक्रमण करके शासन कर पाए होते, और ना कभी अंग्रेज इस देश में आकर के हमें फूट डाल करके एक साथ अलग अलग बांट करके हम पर राज कर पाए होते। यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। यह सच है कि इस देश का मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। यह सच है कि समझौता एक्सप्रेस से किस तरह से कटी हुई लाशें वहां से आया करती थी। इन सारे सच को नकारने का आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई जन जन के पास है, जनता जानती है। सीमा मलिक आपको जवाब देना चाहते हैं? राकेश त्रिपाठी में आपके पास लौट कर आऊंगा। इसका हमने पर्दाफाश कर दिया, आपकी पोल खुल गई, इसलिए परेशान है। ठीक, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप एक अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अलग करते हैं, आप एक फियर साइकोसिस फैलाते हैं, एक डर फैलाते हैं लोगों में कि आपको कोई काटेगा। कौन से कैसे आपको पता कि सिंगल कम्युनिटी को बीजेपी एड्रेस कर रही है? हमारे अंदर के लोग, सीमा मलिक, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस आधार पर कह रही हैं कि बीजेपी एक सिंगल कम्युनिटी को एड्रेस कर रही है? अगर मैं वैसे पूछ रहा हूं, मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी एनसीपी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि भाई देश में सबको मिलकर रहना है, एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा, तो उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे, तो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट रहेंगे या हिंदू एकजुट रहेंगे? वो खास कम्युनिटी को क्या एड्रेस कर रहे थे? नहीं, सब एकजुट रहेंगे, सबकी एकजुटता की बात कर रहे हैं। सब ये बातें देखिए सबको समझ में आती हैं। अगर आप ये कहना चाहें ये काटने वाली बात है, कौन काटेगा? आप मुझे बता दीजिए कौन काटेगा, किससे डर है? उलेमाओं का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? आपके गठबंधन को उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे बता दीजिए जल्दी से। बहुत देखिए, हमें जो भी सपोर्ट करना चाहे वो करे, हम किसी को करना चाहे नहीं। उन्होंने 17 मांगे रखी थी, उन्होंने 17 मांगे रखी थी। ठीक है विक्रम यादव, 17 मांगों वाली चिट्ठी आप लोगों के पास पहुंची थी। 17 मांगों वाली चिट्ठी पर आप लोगों ने क्या विचार किया? क्या आप लोगों को उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है? क्या उलेमा जा रहे हैं आपके जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं? क्या हो रहा है? संवैधानिक दायरे में करेंगे सर। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने ये बोला है ना, ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो ये ऐसी बातें बोलते हैं जिससे दंगे फैले, जिससे विवाद हो, ताकि इनके पक्ष में माहौल बने। इनके तो ये शुरू से ही रहा, जब जब चुनाव आते हैं। कौन सी बात, दंगे वाली कौन सी बात हुई, जरा समझाइए भाई। तो कौन बटेगा, आप मुझे बताओ, कौन बटेगा, किसके लिए करें, कौन बटेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसके लिए? आपने क्या समझा? मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल बटेंगे कटेंगे पर नहीं था। मेरा सवाल तो ये था कि उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उलेमा बोर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें तो नहीं, हमें जहां तक सपोर्ट की बात है, देखो शिवसेना को तो सब पसंद करते हैं। शिवसेना नहीं, मैं पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जो हिंदुस्तान में रहता है, शिवसेना को सब पसंद करते हैं सर। मुझे जो है सब पसंद करते हैं, अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है, एक लाइन का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। उलेमा बोर्ड क्या आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उलेमा आप लोगों की रैलियों में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे महागाड़ी के लिए? जल्दी से बताइए। अरे भाई, आप मुझे बताओ, हमारी सरकार है, सरकार इनकी है। अरे सरकार, प्रचार में तो कोई कहीं भी जा सकता है ना। इनको लगता है कि बोर्ड सही नहीं है, ये हटाते क्यों नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उलेमाओं का सपोर्ट आपको है या नहीं? हाँ या ना? हम किस चीज की सपोर्ट करें, ये बताइए ना आप। किस चीज की? हमारी सपोर्ट करने से क्या होता है? सरकार। विक्रम यादव जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप घूम रहे हैं इधर उधर, क्योंकि आपको पता है कि आप फंस जाएंगे।
आप नहीं, हाँ मैं कहेंगे कहूंगा, तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, आप ना कहेंगे तो अपने गठबंधन को आप गलत मैसेज देंगे। सवाल का जवाब दीजिए, क्या उलेमाओं का सपोर्ट आपके पास है या नहीं है? नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं विक्रम यादव, मेरे इस सवाल में कि उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है बताइए? भाई बीजेपी आ जाती है कि बांट, बीजेपी आप लोगों के दिमाग में आ जाती है। बीजेपी अगर कहे कि बटेंगे कटेंगे तो आप लोगों के दिमाग में हिंदू आ जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं, मेरे जैसा कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछे कि भाई उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बीजेपी वाले पत्रकार आ जाते हैं। सवाल सिंपल है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सिंपल सा सवाल है अवधेश जी, मेरा ये सिंपल सा सवाल है, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, अवधेश जी के पास मैं जा रहा हूं। अवधेश जी, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास अघाड़ी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 17 मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि आप मान लेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, हम सपोर्ट करेंगे आपको। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है, उलेमा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने या महाविकास अघाड़ी ने उनकी मांगों को मान लिया है? देखिए, महाराष्ट्र में इस समय जितने मुस्लिम संगठन है, चाहे छोटे हो बड़े हो, उन सब में एक होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को सपोर्ट करता है। अभी शिवसेना के जो ढिंडसे के विधायक हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सुनील प्रभु जी, उनकी एक मीटिंग का वीडियो वायरल है, चारों तरफ आपके टीवी पर भी चला है कि वहां के उलमा से मौलवी मुल्ला के साथ वो बैठे हुए हैं और उसमें एक मौलवी साहब भाषण दे रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में फतवे जारी किए, सभी इमामों ने मस्जिद से फतवे जारी किए और उसके बाद लोगों ने वोट दिया और एमबीए जीता है। हम लोग फिर करेंगे और फिर जारी करेंगे और इस बार किसी को भी इसमें चूकना नहीं है। वो तो वीडियो चल रहा है, वहां तो शिवसेना के विधायक बैठे हुए हैं। दूसरे उनके वोट जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सुनिए सुनील प्रभु जी बैठे थे। दूसरे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाजाप्ता बयान दिया, उसके प्रवक्ता ने, कि हम शरद पवार जी के पास गए थे, हमने 25 सीटों की सूची दी है और बताया है कि ये 25 सीट ऐसे हैं जहां मुसलमान किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, यहां हम काम करेंगे, आप मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए। हालांकि उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। जो तीसरी बात इस समय सामने आ रही है कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में उलेमा बोर्ड ने तो 17 मांग रखी, उसने कहा कि इन्होंने स्वीकार किया। वो मांग उलेमा बोर्ड ने लोकसभा चुनाव के समय भी रखी थी और लोकसभा चुनाव के समय भी उसको वचन दिया गया था। जब कांग्रेस ने खंडन किया कि नहीं, हमने ऐसा कोई वचन नहीं दिया है, तो आपके ही टेलीविजन चैनल ने और एक और चैनल ने बाजाप्ता उनका जो कांग्रेस के वहां के अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर वाला लेटर सामने रख दिया है। तो इस समय इस देश में, और मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, उलमा मौलवी जिसको चाहे सपोर्ट वो लेटर तो वायरल हुआ, वो लेटर पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उस लेटर को लेकर कांग्रेस पार्टी ये कह चुकी है कि ये फर्जी लेटर है। राकेश त्रिवेदी मेरे सहयोगी हैं, इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति पर लगातार नजर रखते हैं, इस चुनाव पर भी नजर रखे हुए। राकेश, जल्दी से, उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास अघाड़ी को है, नहीं है? कांग्रेस या फिर बाकी जो दल हैं, क्या उन्होंने उलेमाओं की जो मांग थी उसको मान लिया है, औपचारिक तौर पर या अनौपचारिक तौर पर, मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर, क्या हुआ है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस तो इसे ऑन रिकॉर्ड तो डिनाई कर चुकी है कि उन्होंने उनकी मांगे जो है मान ली है, लेकिन खुद जो है उनके कई वरिष्ठ नेताओं की मुलाकात उलेमाओं से और कई संगठन के नेताओं से हुई है। उन नेताओं ने अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली हुई है। तो कहीं ना कहीं सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ मौखिक तौर पर कुछ अग्रीमेंट हुआ है। हो सकता है कि सभी 17 मांगे जो नहीं मानी गई हो, कुछ के ऊपर उन्हें आश्वासन दिया गया हो, लेकिन चाहे उलेमा की बात करें या सज्जाद नुमानी की बात करें, उन्होंने खुलकर के सामने आकर के महाविकास अघाड़ी को अपना समर्थन जारी कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। राकेश त्रिपाठी, स्क्रीन पर लाइए राकेश त्रिपाठी जी को। हाँ राकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस खारिज कर चुकी है, कितनी मांगे मानी गई हैं, नहीं मांगी गई हैं, उसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि तलवे चाट रहे हैं। देखिए, आज ये मजबूरी आ गई ना कम से कम, वरना खुले तौर पर देश का प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए क्या क्या कर्म नहीं इन्होंने किए हैं, लेकिन आज कम से कम इस नारे का प्रभाव तो है।
बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आज इस नारे का प्रभाव है कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस बच रही है, डर रही है। उसको लगता है कि कहीं उलेमाओं की इस मांगों को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर लिया तो इसकी प्रतिक्रिया ना हो जाए। लेकिन कैसी बेचारगी है, मतलब उलेमाओं का पूरा वोट चाहिए भी, पूरा मुसलमानों को एकजुट करके, क्योंकि उनके भीतर कभी भी जाति का डिवीजन नहीं बताते हैं, फिरकों का डिवीजन नहीं बताते हैं, जबकि सैकड़ों जातियां मुसलमानों के भीतर भी हैं, लेकिन उसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं गिरने का काम करते हैं। उसमें सबको एकजुट होकर के उसका वोट बैंक बनाने का काम करने वाले लोग आज कैसे बहला रहे हैं कि उलेमाओं की मांग लेंगे, उनके साथ मुलाकात करेंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके साथ स्वीकार नहीं करेंगे। ये कांग्रेस की मजबूरी, इन नारों का प्रभाव ही है। जैसे जैसे चेतना जागृत होगी, जैसे जैसे हिंदू शक्ति जागृत होगी, वैसे वैसे इनके मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा ऐसे ही उसकी धारकुंद होती जाएगी। चंद्रमोहन जी, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे का डर, दूसरी तरफ अगर उलेमाओं की मांगों को सार्वजनिक तौर पर मान लिया और ओपनली ये कह दिया कि हमने उनकी मांगे मान ली हैं, तो पूरा जो धड़ा है वोटर्स का, वो आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। और राकेश त्रिपाठी जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। नहीं, और ये खारिज भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं कि ना तो कांग्रेस पार्टी बचती है, ना डरती है। और त्रिपाठी जी सुन लीजिए, आप जैसे लोगों से और आप जैसी पार्टी से ना हम बचते हैं ना डरते हैं, और डरते आप हैं इतने मजबूत होने के बाद भी। इसीलिए आप मजबूत पार्टी होने के बाद जो आप कहते हो, आपके पास मुद्दे नहीं होते और आप बटे हुए कटे पे चले जाते हैं। आपके पास मुद्दे नहीं होते, सच है। 80 साल की खड़ी हुई मूर्ति शिवाजी महाराज जी की खड़ी रहती है। चंद्रमोहन जी, और मुद्दे पर रहिए ना। चंद्रमोहन जी देखिए, वक्त बहुत ज्यादा आपको पता है, आप रोज बैठते हैं डिबेट में, आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि किसी और मुद्दे पर आज डिबेट कर रहे हैं। एक सवाल राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि उलेमाओं का सपोर्ट आपको है, उलेमाओं की मांगे आप लोगों ने मानी है, हाँ या ना? होने के बाद आज इतने नीचे स्तर पर आ गया। और सच है, कटेंगे बटेंगे ऊपर, सच है कटेंगे के ऊपर। मतलब जो लोगों के रहते हुए देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर व्यापार और बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, उनको बटेंगे और कटेंगे राजनीति करनी है। अरे आज के मुद्दे पर रहकर एक सवाल जो आपके सामने रखा गया है, पवार दादा उनको आईना दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन जी, उलेमाओं की मांगे आप लोगों ने मानी है, हाँ या ना? अरे आप ये बताइए कि उलेमाओं के आगे माथा देश के प्रधानमंत्री टेकते हैं, हाँ कि ना? आप ये बताइए कि उलेमाओं की मांग आपने मांगनी है या नहीं मानी है? बटेंगे कटेंगे कहते हैं, फिर गल्फ कंट्री में जाके माथा क्यों टेकते हैं? बताइए हाँ के ना, बताइए हाँ के ना। कहीं माथा नहीं टेकते साहब, आप दोनों ये माथा टेकने से प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो जालीदार ना ये सारी पार्टियां हाथ दिया करते थे अपने कार्यालय में, मुख्यमंत्री निवासों में और प्रधानमंत्री निवास में। हाँ के ना, दोनों जवाब दे दीजिए। आपको सारे सवालों के जवाब चाहिए। चंद्रमोहन जी, बस एक सवाल का जवाब आप नहीं देंगे जिस पर आज मैं डिबेट कर रहा हूं। लेकिन आपको सारे सवाल का जवाब चाहिए, और राकेश त्रिपाठी से मैं उन सवालों का जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या उलेमाओं की मांगों को आप लोगों ने मान लिया है? पब्लिकली कहने से डर रहे हैं और वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उसमें क्या गलत है, मुझे ये बताइए। मैंने एक प्रश्न खड़ा करा था, आप ही के प्रश्न के साथ ताल्लुका। आपको सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री, और मैं जब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। त्रिपाठी जी बताएं, क्योंकि इसीलिए बुलाता हूं मैं आपको। लेकिन सवाल के बदले अगर आप सवाल करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये आपके पास जवाब नहीं है, का जवाब है, आपके पास जवाब नहीं है, पार्टियों का जवाब है। आप राकेश त्रिपाठी से खूब सारे सवाल कीजिए, 45 करोड़ जनमानस, आप खूब सारे सवाल कीजिए, उनको पत्र लिखिए राकेश त्रिपाठी को, तो ये कत्थे बोलिए, उनको लखनऊ में दिल्ली से पत्र भेजिए कि इन सवालों का जवाब दीजिए, अलग से मुंह वाले। लेकिन डिबेट जिस मुद्दे पर उस पर तो रखिए कम से कम। बीडी सिंह हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट से बीडी सिंह हमारे साथ हैं। बीडी सिंह जी, क्या यह बात गलत है कि उलेमाओं का सपोर्ट महागाड़ी को है और उलेमा जाकर प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने जो मांगे मांगी थी, उनकी जो मांगे थी उसे महागाड़ी ने, कांग्रेस ने, अरे खुलेआम तौर पर अगर अबू आजमी कह रहे हैं कि उनकी मांगों का स्वागत है, तो क्या उनकी मांगों को मान लिया गया है? हाँ झा जी, जो है आप जो बता रहे हैं, उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास आघाड़ी को है, क्योंकि अगर सही ढंग से देखा जाए तो अभी तक तो पर्दे के पीछे था
अभी आपके जो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, अवधेश कुमार कुछ नाम दिखा रहा था इसमें, उन्होंने जो वीडियो वायरल की बात कराया कि मुंबई में एक दिंदोसी है जहाँ के एक्स एमएलए सुनील प्रभु जी है, वो एक मस्जिद में जाते हैं, दिंडोसी की मस्जिद में, वहां के जावेद मौलाना साहब हैं, और मौलाना साहब से बात करते हैं कि जो पहले वाली बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, अभी वो शिवसेना नहीं है, आप मुझे संभालो, मैं आपको संभालता हूँ। ये सब डिस्कशन होने के बाद जो है मौलाना साहब बाहर आते हैं, 1 घंटे बाद मीडिया के सामने जो है रूबरू होते हैं, और उसमें वो ये बताते हैं मीडिया को कि हम जो है महाविकास आघाड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि पहले वाली जो बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की बात होती थी, अभी वो नहीं है, अभी हम सब एक हैं। तो हम अभी क्या हिंदू विरोधी काम हो गया? सुनिए, मैं ये बात को बनावटी नहीं बोल रहा हूँ। सुनील प्रभु जी ने ये बात को पुष्टि की है कि हाँ, मैं मस्जिद में गया था, और मौलाना साहब ने भी ये पुष्टि की कि सुनील प्रभु जी मेरे मस्जिद में आए थे। ठीक है, अवधेश जी भाई इनसे पूछो कि हिंदू विरोधी काम क्या हुआ है। हेलो अवधेश जी, वक्त नहीं है, अब अवधेश जी जल्दी से। देखिए, इस समय जो कुछ भी महाराष्ट्र का दृश्य है, वो दृश्य थोड़ी मेरे लिए तो डरावना है। उलेमा की बात आप करें, मांगी है कि नहीं मांगी है, जब ये वक्फ बिल बोर्ड का विरोध कर ही रहे हैं, जब ये दंगे में पकड़े गए लोगों के लिए कह ही रहे कि हम समीक्षा करेंगे जो लोग मुस्लिम पकड़े गए हैं, जब ये बता ही रहे हैं कि हम अलग से फंड करेंगे, तो यही सब तो मांग थी। लेकिन सारी मांगे नहीं मांग सकती है, वो तो करें आरएसएस पर बैन लगा दीजिए, वो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं 17 में जो लेकिन जितना मांग सकते हैं वो तो पहले ही से घोषित है। जो एमबीए का एजेंडा है उसमें अल्पसंख्यकों के विकास के लिए फंड घोषित है, उसमें दंगों के पकड़े गए लोगों के कानूनी समीक्षा घोषित है, तो मांग तो मानी है ना, उसमें कहने ही कहां जरूरत है। और नाना पटोले समझदार के लिए इशारा काफी है, आप ये अवधेश जी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही है। राष्ट्रवाद में